नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खेलों से जहां मनुष्य का शारीरिक व मानसिक विकास होता है, वहीं खेल वर्तमान समय में एक अच्छे खिलाड़ी के लिए आजीविका का साधन बनने में सहायक सिद्ध होते हैं, जिसके लिए आवश्यक है तो शिक्षा व अन्य क्षेत्रों की तरह खेलों में भी अनुशासन को अपनाने की। यह बात प्रसिद्ध समाज सेवी व CSR बुडानिया चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हरपाल सिंह बुडानिया ने उपमंडल के गाँव लहरिया में जयदादा भूमिया खेड़ा खेल क्लब द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशाल क्रिकेट प्रतियोगिता के छठे दिन मैच का शुभारंभ करते हुए कहा। मैच का शुभारंभ हरपाल बुडानिया ने रिबन काटकर व मैच की पहली गेंद खेलकर किया। खेल क्लब समिति द्वारा हरपाल बुडानिया का क्रिकेट प्रतियोगिता में पहुंचने पर फुल महिलाओं से स्वागत किया व आभार व्यक्त किया। इस दौरान खेल क्लब द्वारा दिए गए स्नेह व प्यार का आभार व्यक्त करते हुए हरपाल बुडानिया ने कहा कि वर्तमान समय में मोबाइल भरे युग में युवा वर्ग मोबाइल व सामाजिक बुराइयों के दलदल में फंसा जा रहा है। उक्त बुराइयों से बचाव के लिए युवा वर्ग शिक्षा व खेलों की ओर अग्रसर हो ताकि एक स्वस्थ व स्वच्छ समाज की स्थापना हो सके। उन्होंने खिलाड़ियों को विश्वास दिलवाते हुए कहा कि CS बुडानिया ट्रस्ट शिक्षा, खेलों के क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान बच्चों को हर संभव सहयोग करेगा। रामनिवास लहरिया, गुरविंद्र सिंह रहनखेड़ी सहित विभिन्न टीमों के खिलाड़ियों व ग्रामवासी उपस्थित थे। CBSE ने क्लास 10 और 12 टर्म 1 एग्जाम 2021 को लेकर कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। CBSE से मिली जानकारी के अनुसार स्टूडेंट्स के रोल नंबर 9 नवंबर को वेबसाइट पर अपलोड होंगे। इसी के साथ परीक्षा का समय 90 मिनट होगा। बता दें कि ठंड के मौसम को देखते हुए CBSE ने परीक्षा को 11:30 बजे से शुरू करने का फैसला लिया है। इसी के साथ अब क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट की जगह 20 मिनट का समय मिलेगा। बता दें कि 10वीं की परीक्षा 17 नवंबर 2021 और 12वीं की परीक्षा 16 नवंबर 2021 से होगी। वहीं 12वीं में 114 और 10वीं में 75 सब्जेक्ट्स होंगे और यही सब विषयों में परीक्षा होती है तो परीक्षा की पूरी अवधि लगभग 45 से 50 दिनों की होगी। इसलिए CBSE भारत और विदेशों में सभी एफिलिएटेड स्कूलों में डेट शीट तय करके विभिन्न विषयों की परीक्षा आयोजित करेगा। स्टूडेंट्स के समय का नुकसान ना हो इसलिए बोर्ड ने कई विषयों की परीक्षा ग्रुप वाइज कराने का फैसला लिया है। नियमित रूप से सिर्फ प्रमुख विषयों की परीक्षा होगी। महाराष्ट्र में अहमदनगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग अस्पताल के ICU में लगी है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने पहुंची हैं। वहीं ICU में एडमिट मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। ICU में कई मरीज ऐसे भी थे जो वेंटिलेटर पर थे। आपको बता दें कि इस हादसे में 10 मरीजों की जान चली गई। हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की। आग शनिवार सुबह 11:30 बजे के आसपास लगी। जिस दौरान यह आग लगी उस समय ICU वार्ड में 20 लोग मौजूद थे। हॉस्पिटल के वार्ड बॉय और नर्स डॉक्टर्स ने सभी मरीजों को सेफ वार्ड में शिफ्ट किया। जिस वार्ड में आग लगी है वह अस्पताल के बिल्कुल बीच में है। आग लगने पर पहले अस्पताल के अग्निशमन यंत्र से इस पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन यह असफल रहा। मौके पर दमकल विभाग की कर्मचारी, पुलिस कर्मी और अस्पताल प्रबंधन के लोग राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। प्रारंभिक अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। क्रूज ड्रग्स केस पर चल रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र के एक BJP नेता मोहित कंबोज ने एक नई चौंकाने वाली दावे किए हैं। मोहित कंबोज ने कहा है कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड सुनील पाटिल है, जो NCP से जुड़ा है। इतना ही नहीं, कंबोज ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार में एक मंत्री इस पूरे सिंडिकेट को चला रहा है। ड्रग्स केस को लेकर NCP और समीर वानखेड़े पर लगातार निशाना साध रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक पर यह पलटवार माना जा रहा है। नवाब मलिक ने इस मामले में मोहित कंबोज पर आरोप लगाए हैं। मोहित कंबोज ने कहा है कि देश में 2 अक्टूबर के बाद एक विवादित मामला आर्यन खान ड्रग्स केस चर्चा में है। महाराष्ट्र सरकार एक बड़े मंत्री ने आरोप लगाया है कि इस मामले में नवाब मलिक ने 6 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह इसमें शामिल थे, लेकिन मैं इस मामले में सच सामने ला रहा हूं। मोहित कंबोज ने किरण गोस्वामी
की आर्यन खान के साथ फोटो दिखाई। उन्होंने कहा ये फोटो सबने देखी होगी। भाजपा को इस मामले में ये कहकर खींचा जा रहा है कि किरण गोसावी भाजपा का कार्यकर्ता है। कंबोज ने कहा कि इस मामले में सुनील पाटिल मास्टरमाइंड है। वह धुले का रहने वाला है और एनसीपी से 20 सालों से जुड़ा है। आप सबने देखा होगा कि 6 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, 2 तारीख को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रेड की, 3 तारीख को श्री शाहरुख खान जी के लड़के को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया। रविवार का दिन था और सोमवार को, मंडे को उनको रिमांड के लिए लेके गए, कोर्ट गए और पूरी मीडिया ने देश में पूरे हर चैनल के ऊपर ये ब्रेकिंग न्यूज करके चलता रहा। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आया जब 6 तारीख को महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर श्री नवाब मलिक जी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पूरे देश की मीडिया के साथ साथ सबको किस तरह से विटनेस हैम्परिंग और किस तरह से इसके अंदर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का इसके अंदर बैक टू बैक संबंध है, हैंड टू हैंड संबंध है, ऐसी फोटोज और पिक्चर्स और वीडियोस मीडिया और लोगों के सामने रखी। दिवाली पर लोगों ने आतिशबाजी में कोई कमी नहीं रखी। उसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स शनिवार सुबह भी गंभीर कैटेगरी में है। दिल्ली में AQI 533 है। शुक्रवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब थी। दिल्ली के जनपद में हवा में PM 2.5 की मात्रा 655.7 मापी गई थी। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की ऊपरी सीमा पार हो गई थी, यानी हवा इतनी जहरीली थी कि उसे मापने के लिए इंडेक्स कम पड़ गया था। 7 नवंबर के बाद ही प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली ही नहीं, देश के और भी राज्यों में प्रदूषण का असर दिख रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग शामिल हैं। डॉक्टरों का कहना है कि पटाखों का यह प्रदूषण लोगों की सेहत को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है, खास तौर से बुजुर्गों को और उन लोगों को जिन्होंने कोरोना को मात दी है। फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हाई इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ ने कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर बेहद खतरनाक हो गया है। जिन लोगों को फेफड़ों या दिल संबंधी रोग हैं, उनके लिए इस हवा में सांस लेना घातक हो सकता है। प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे में जिनको पहले से ही अस्थमा या कोई और श्वसन संबंधी रोग है, उसके और बिगड़ने की आशंका है। सबसे ज्यादा खतरे में बुजुर्ग हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार के लंदन शिफ्ट होने की अटकलों पर कंपनी ने सफाई दी है। कंपनी का कहना है कि मुकेश अंबानी और उनके परिवार का लंदन के स्टॉक पार्क में शिफ्ट होने का कोई प्लान नहीं है। साथ ही अंबानी परिवार का दुनिया में कहीं और भी शिफ्ट होने का कोई प्लान नहीं है। दरअसल हाल में यह दावा किया था कि अंबानी और उनका परिवार अपना कुछ वक्त भारत में और कुछ समय लंदन में रहकर बिताया करेगा। रिपोर्ट में कहा गया था कि अंबानी और उनका परिवार लंदन के स्टॉक पार्क में शिफ्ट हो सकता है। स्टॉक पार्क के बकिंघमशायर में अंबानी की 300 एकड़ की संपत्ति है। मुकेश अंबानी ने लंदन के स्टॉक पार्क को इसी साल 592 करोड़ रुपए में खरीदा है। इस रिजॉर्ट में 49 बेडरूम है। इसी के साथ कई लग्जरी फीचर और एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटी है। स्टॉक पार्क कई हॉलीवुड फिल्मों में लोकेशन के तौर पर इस्तेमाल हो चुका है। इसमें जेम्स बॉन्ड सीरीज की 2 फिल्में भी शामिल हैं। अमेरिका में एक म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान भगदड़ मचने से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। अधिकारियों ने कहा कि अमेरिकी संगीत समारोह में कम 8 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं। वहीं फायर प्रमुख सैमुअल पेना ने कहा कि आज रात हमारे पास कम 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। एस्ट्रोवर्ल्ड संगीत समारोह में मौत का कारण भगदड़ बताया जा रहा है। अमेरिकी रैपर ट्रेवर स्कॉट के
एस्ट्रोवर्ट म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़े पड़े थे और उसी दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों को हार्ट अटैक भी आया है। आपातकालीन अधिकारियों ने कहा कि ट्रेविस स्कॉट के एस्ट्रोवर्ल्ड फेस्टिवल में मंच के सामने भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इस चीज के बाद लोगों ने एक दूसरे को दबाना शुरू कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट में 11 लोगों के अस्पतालों में ले जाया गया और 8 लोगों की मौत हो गई। इस कार्यक्रम में लगभग 300 लोगों को चोटें आई हैं और जिनका इलाज किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक छोटे से जगह में 50,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए थे। वहीं हैरिस काउंटी के काउंटी जज ने स्थानीय राजनीतिक लीना ने हादसे को काफी दर्दनाक बताया है। वाराणसी में ठंड अपने तेवर बदल चुकी है। आपको बता दें कि रह रहकर पश्चिम की ओर से ठंडी हवा चल रही है। इसने कपकपी को बढ़ा दिया है। दिन भर तेज धूप खिली रहने के बाद शाम 5 बजे तक पारा तेजी से नीचे गिरेगा। सूरज की रोशनी फीकी फीकी महसूस हो रही है। साथ ही शाम को 5 बजने से पहले ही घना अंधेरा छाने लगता है। बता दें कि काशी वासियों का कहना है कि अभी तो नवंबर की शुरुआत में ये स्थिति है, वहीं दूसरी ओर ठंड के अभी पूरे 4 महीने बाकी हैं। मौसम विशेषज्ञ भी इस बात से सहमत है कि इस बार हर साल से कुछ ज्यादा ही ठंड होगी। आज सुबह वाराणसी का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस पर बना रहा। वहीं शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 13.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 30 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। बनारस में आज 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा भी चल रही है। वहीं इसमें नमी 91% तक है। वाराणसी में 7 नवंबर से फॉग या धुंध से शुरुआत हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने कल से इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया। ये फॉग सुबह से ही छाएगा। सूरज की रोशनी खिलते ही यानी कि 8 बजे के बाद धुंध छटने लगेगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की संकेत मिल रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों में जैसे ही मौसम बदलेगा, उत्तर प्रदेश का खुशनुमा मौसम कड़ाके की सर्दी में चेंज हो जाएगा। बर्फीली हवा से यहाँ एक पारा 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। फिलहाल ये स्थिति जल्द ही बनने वाली है। बिहार के लोक पर्व छठ के बारे में कहा जाता रहा है कि छठ मैया पुत्र की कामना पूरी करती हैं, इसलिए लोग छठी मैया से पुत्र की कामना करते हैं। लेकिन अब लोगों की धारणा धीरे धीरे बदल रही है। मृणाल ने इस बार छठ से पहले द एगो सोन चिरैया नाम का खूबसूरत गीत गाया है, जिसमें बेटी की चाहत यह छठी मैया से बेटी के लिए मनौती गीत है। मृणाल ने गीत को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि छठ के गीतों में पुत्री जन्म की कामना, उसके द्वारा जिम्मेदारियों को उठाने के भरोसे का और उसी से कुल के उद्धार की आकांक्षा का ये गीत देश को सभी बेटियों को समर्पित है। उनके इस गीत को सोशल मीडिया पर काफी सराहना मिल रही है। बिहार के गोपालगंज से आने वाले अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने भी इसे शेयर किया है। छठ में भी लोग बेटों की चाहत करते हैं। अब समाज बदल रहा है, लोग बेटों और बेटियों में अंतर नहीं कर रहे, इसलिए हमारे आसपास भी परिवर्तन की जरूरत है। सर्बिया में चल रही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान दिव्या काकरान ने तीसरा स्थान हासिल कर कांसा जीता है। ये 1 से 7 नवंबर तक सर्बिया में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में दिव्या ने अंडर 23 कैटेगरी के 72 किलो वर्ग भार में भाग लिया था। सर्बिया के बेलग्रेड में कुश्ती का यह मुकाबला हो रहा है। इसमें दुनिया भर के देशों से पहलवान पहुंच चुके हैं। दिव्या ने सीनियर वर्ग में खेलते हुए ब्रांज मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। शुक्रवार की रात 12 बजे मैच हुए। इसमें दिव्या ने यूएसए की पहलवान कायला मरानो को हराकर ब्रांज मेडल जीता है। इसी सप्ताह दिव्या काकरान को भारत सरकार की ओर से अर्जुन अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। जिस दिन दिव्या चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए सर्बिया रवाना हुई, उसी दिन दिल्ली के अशोक होटल में अवार्ड सेरेमनी थी।
भारत सरकार खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित सेरेमनी में दिव्या अपना सम्मान लेने नहीं पहुंच सकी। दिव्या की माताजी पिताजी समारोह में शामिल हुए थे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिव्या को अर्जुन अवार्ड देकर सम्मानित किया। छोटी उम्र में पहलवानी के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करने वाली दिव्या काकरान मुजफ्फरनगर का गौरव बन चुकी है। मुश्किल हालातों से निकलकर दिव्या ने खेलों में खुद को स्थापित किया है। दिव्या के पिता आज भी पहलवानों के जांग लंगोट सिलने का काम करते हैं। दिव्या काकरान ने भाई देव को भाई दूज पर यह पदक तोहफे पर दिया है। दिव्या के भाई देव भी पहलवानी करते हैं। बहन को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए देव ने काफी चुनौतियों का सामना किया है। अपनी पहलवानी छोड़ बहन को खेलों में आगे बढ़ाया, इसलिए दिव्या ने अपना यह पदक भाई को भाई दूज पर गिफ्ट कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद से अमेरिका, रूस और चीन जैसे कई बड़े देशों की बैठक लगातार जारी है। इस क्रम में अब भारत में भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक होने जा रही है। ये बैठक 10 नवंबर को दिल्ली में होगी। इसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। इस बैठक में भाग लेने के लिए जहां रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है, वहीं चीन और पाकिस्तान की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया। वहीं पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने भारत में अफगान मुद्दे पर होने वाले NSA की बैठक में भाग लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे इस बैठक में भाग नहीं लेंगे। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। NSA की बैठक में भाग लेने के लिए चीन को भी आमंत्रण दिया गया है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि चीन अपना नफा और नुकसान देखते हुए निर्णय लेगा। सर्दियां शुरू होते ही कानपुर में पॉल्यूशन का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है। इस पर निगरानी के लिए स्मार्ट सिटी के तहत 50 लोकेशन पर पॉल्यूशन सेंसर लगाए गए हैं, लेकिन यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस पर सवाल उठाए हैं। कहा कि सेंसर किसकी परमिशन से लगाए गए हैं। यूपीपीसीबी और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इसकी परमिशन तक नहीं ली गई। सवाल उठाते ही यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर अनिल माथुर ने बताया कि विभाग द्वारा जो सेंसर लगाए जाते हैं वो करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए के आते हैं। स्मार्ट सिटी के तहत लगाए गए पॉल्यूशन सेंसर बेहद छोटे हैं। इससे पॉल्यूशन का सही आंकलन होना भी समझ से परे है। इससे कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। इन सेंसर की टेक्नोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में सीएम भूपेश बघेल का अलग अंदाज देखने को मिला। राउत नाचा की पारंपरिक पोशाक में बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। भूपेश बघेल ने डांस किया, कलाकारों के संग छत्तीसगढ़ी में तोहे कहते हुए दिखे और फिर गढ़वा बाजा की धुन पर कदम थिरकते रहे। हाथ में झुनझुना पकड़कर प्रदेश के मुखिया नाचने लगे तो कलाकार भी हैरानी और खुशी का भाव लिए लोक नृत्य कर रहे थे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास में मनाए गए गोवर्धन तिहार इस मौके पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी मुक्तेश्वरी बघेल भी मौजूद थी। सीएम ने परिवार के सदस्यों के साथ तुलसी गौरा गौरी और गोवर्धन पूजा की, फिर गौ माता को खिचड़ी खिलाकर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके बाद स्थानीय कलाकारों ने लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में राउत नाचा दल और सुआ नृत्यक दल ने आकर्षक धुनों के साथ परंपरागत नृत्य प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पारंपरिक वेशभूषा में राउत दल के साथ नृत्य में शामिल होकर उनका हौसला भी बढ़ाया। इस दौरान नन्ही गायिका आरू साहू ने छत्तीसगढ़ी गीत, जस गीत, सुआ नृत्य, राउत नृत्य के गीत अपनी मधुर आवाज में पेश किया। सीएम भूपेश ने आरू साहू को भी बधाई दी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिवाली रात और फिर अगले दिन शुक्रवार की रात को 2 अलग अलग इलाकों में 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। शुक्रवार की रात शहर के मठपारा इलाके में गौरा गौरी विसर्जन के दौरान हुए विवाद में एक बदमाश ने एक युवक की जान ले ली। सरेआम मोहल्ले वालों की आंखों के सामने चाकू मारकर लोकेश साहू नाम के युवक की हत्या कर दी गई। इस वारदात को अंजाम देने वाले युवक का नाम शिबू बताया जा रहा है। खबर है कि पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है। बता दें कि टिकरापारा इलाके में ही दिवाली की रात एक युवक हरीश ध्रुव की हत्या कर दी गई। चाकू के वार से युवक की जान ले ली गई। मृतक के दोस्त ने ही उसकी हत्या की थी।
मामले में टिकरापारा थाने की पुलिस ने बदमाश के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। घटना के बाद से बदमाश युवक फरार है। पुलिस का उसकी तलाश है कि जब वारदात हुई मोहल्ले में लोग दिवाली की पूजा के बाद चौराहे पर जमा थे, तभी दोनों युवकों में पैसों की लेन देन की बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था। अचानक बदमाश वासु तांडी ने चाकू से हमला कर अपने ही दोस्त की हत्या की थी और भाग निकला। फिलहाल के लिए आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हर पल न्यूज़। नमस्कार।